सोचे तो लीडर की तरह। अध्याय 13, बड़ी सोच का बड़ा जादू। एक बार फिर खुद को याद दिलाएं कि जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपके ऊपर वाले आपको नहीं खींचते, बल्कि आपके नीचे वाले आपको उठाते हैं। यानी कि वे लोग जो आपके साथी हैं या आपके नीचे काम कर रहे हैं, किसी भी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के सहयोग की ज़रूरत होती है। और उस सहयोग को हासिल करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप में लीडर बनने की क्षमता हो। सफलता और लीडर बनने की योग्यता यानी कि लोगों से वह काम करवाना चाहें जो वे बिना आपकी लीडरशिप के न कर पाएं, साथ साथ चलती है। पहले के अध्यायों में सफलता दिलाने वाले जो सिद्धांत समझाए गए हैं वे आपकी लीडरशिप क्षमता विकसित करने में बहुमूल्य साबित होंगे। यहाँ पर हम 4 खास लीडरशिप सिद्धांतों का नियमों को बताना चाहेंगे जो आपको लीडर बना सकते हैं। बिजनेस में, सामाजिक क्लबों में, घर में, हर जगह यह 4 लीडरशिप सिद्धांत या नियम हैं। पहला, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। दूसरा, सोचें इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। तीसरा, प्रकृति के बारे में सोचें, प्रकृति के बारे में विश्वास करें और प्रकृति के लिए कोशिश करें। चौथा, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। रोज़मर्रा के जीवन में इन नियमों का पालन करने से आपको वह रहस्यमय शक्ति मिल जाती है जिसे लीडरशिप कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ऐसा किस तरह होता है। लीडरशिप नियम नंबर 1, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के दृष्टिकोण या नज़रिए से चीज़ों को देखने का वह जादुई तरीका है जिससे आप उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों, सहयोगियों, ग्राहकों, कर्मचारियों के नज़रिए से देख सके तो आप उनसे जो चाहें करवा सकते हैं। यह कैसे होता है, इन 2 उदाहरणों से देखें। टेड भी एक बड़ी विज्ञापन एजेंसी में टेलीविज़न कॉपीराइटर और डायरेक्टर था। जब एजेंसी को बच्चे के जूते का विज्ञापन लिखवाना था तो टेड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह जूतों का टीवी विज्ञापन तैयार करें। विज्ञापन अभियान के 1 महीने बाद यह समझ में आया कि विज्ञापन से कोई खास फायदा नहीं हुआ था। जूतों की बिक्री में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी। जाहिर था कि इसका दोष टीवी विज्ञापनों पर मढ़ा जाता, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में सिर्फ टीवी पर ही विज्ञापन दिए गए थे। टेलीविज़न दर्शकों के सर्वे से पता चला कि लगभग 4% दर्शकों की राय में यह बेहतरीन विज्ञापन था। इन 4% दर्शकों का मानना था कि यह उनके देखे गए सबसे अच्छे विज्ञापनों में से एक था। बाकी 96% या तो इस विज्ञापन के बारे में उदासीन थे या फिर उन्हें यह विज्ञापन पसंद नहीं आया था। सैकड़ों बातें कही गई। यह कोई विज्ञापन है, ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के 3 बजे न्यू ऑरलियंस बैंड बज रहा हो। मेरे बच्चों को आमतौर पर टीवी के विज्ञापन पसंद आते हैं, परंतु जब यह जूते वाला विज्ञापन आता है तो वे बाथरूम चले जाते हैं या फ्रिज खोल देते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा हाई क्लास विज्ञापनों ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहा है। टेड की विज्ञापन, जिसकी लागत लगभग $2000 थी, इसलिए असफल हो गए क्योंकि टेड ने सिर्फ अपनी रुचियों के बारे में सोचा। उसने उसी तरीके से विज्ञापन तैयार किए जिस तरीके की विज्ञापन वह खुद देखना चाहता था। उसके इस तरीके के विज्ञापन तैयार नहीं किए जिस तरीके के विज्ञापन बहुसंख्यक जनता देखना चाहती है। उसने ऐसे विज्ञापन तैयार किए जो उसे व्यक्तिगत रूप से अच्छे लगते थे, ऐसे नहीं जो ज़्यादातर लोगों को अच्छे लगते हैं। अगर टेड ने दूसरों के नज़रिए से को समझने की कोशिश की होती, अगर उसने आम जनता की मानसिकता को जानने की कोशिश की होती तो परिणाम कुछ और होता। उसे खुद से 2 सवाल पूछना चाहिए थे। अगर मैं किसी बच्चे का पिता होता तो किस तरह के विज्ञापन को देखने में मैं अपने बच्चों के लिए ये जूते खरीदता। अगर मैं बच्चा होता तो किस तरह के विज्ञापन को देखकर मैं अपने माता पिता से कहता कि मुझे यही जूते चाहिए। कोई खास महत्व नहीं था। जॉन गरीब या मध्यवर्गीय लोगों के हिसाब से सोच नहीं पाती थी, जिनके लिए कपड़े खरीदते समय कीमत भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जो माल जॉन ने खरीदा उसे जनता ने पसंद नहीं किया। असली बात यह है, दूसरे लोगों से अपना मनचाहा काम करवाने के लिए आपको उनके नज़रिए से देखना पड़ेगा। जब आप उनके नज़रिए से देखते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। मेरे बहुत ही
सफल सेल्समैन मित्र ने मुझे बताया कि वह प्रस्तुति देने से पहले काफ़ी समय तक यह सोचता था कि ग्राहक उसकी प्रस्तुति को किस तरह से देख लेंगे, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अपने श्रोताओं का नज़रिया समझने वाला वक्ता ज़्यादा रोचक, ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। अपने कर्मचारी को नज़रिया समझने वाला बॉस अपने सुपरवाइजरों से ज़्यादा अच्छी तरह काम करवा लेगा। एक क्रेडिट एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि इस तकनीक से उसे किस तरह फ़ायदा हुआ। जब मैं इस स्टोर में असिस्टेंट क्रेडिट मैनेजर के बतौर आया तो मुझे वसूली का काम सौंपा गया। यह कपड़ों का स्टोर था। यहाँ पर वसूली के लिए जिस तरह के पत्र लिखे जाते थे, उन्हें देखकर मुझे हैरानी और निराशा हुई। इनकी भाषा कठोर, अपमानजनक और धमकाने वाली थी। मैंने उन्हें पढ़ा और सोचा, बंधु, अगर कोई मुझे इस तरह की चिट्ठी लिखे तो मैं गुस्से से आग बबूला हो जाऊंगा। मैं कभी अपना हिसाब नहीं करूंगा। इसलिए मैं काम में जुट गया और मैंने अलग तरह के पत्र लिखना शुरू कर दिया। उस तरह के पत्र जो अगर मुझे लिखे जाएं तो मैं अपना हिसाब करने के लिए प्रेरित हो सकूं। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। अपने बिल न चुकाने वाले ग्राहक के नज़रिए से देखने से हमारा वसूली अभियान बेहद सफल हुआ और कुछ ही समय में हमने वसूली का कीर्तिमान बना दिया। किसी को प्रभावित करने के लिए उसके नज़रिए से सोचने का विचार हर स्थिति में सफल होता है। कुछ साल पहले एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक निर्माता ने कभी नए उड़ने वाला फ्यूज बनाया। उसने निर्माता ने इसकी कीमत रखी $1.25 और इसके बाद उसने एक विज्ञापन एजेंसी से इसका प्रचार करने को कहा। विज्ञापन देने वाली एजेंसी का एग्जीक्यूटिव तत्काल बहुत उत्साहित हो गया। उसकी योजना टीवी, रेडियो और अखबारों में भारी प्रचार करने की थी। यह शानदार है, उसने कहा। हम पहले ही साल में 1 करोड़ फ्यूज बेच सकते हैं। उसके सलाहकारों ने उसे सावधान करने की कोशिश की। उसे समझाया कि फ्यूज लोकप्रिय सामानों की श्रेणी में नहीं आते, उनकी कोई रोमांटिक अपील नहीं होती है और लोग जब फ्यूज खरीदते हैं तो सस्ते से सस्ता फ्यूज खरीदना चाहते हैं। सलाहकारों ने सलाह दी, क्यों ना इसके बजाय कुछ चुनिंदा पत्रिकाओं में विज्ञापन दिया जाए और इस फ्यूज को ऊंची आमदनी वाले लोगों को बेचा जाए। परंतु उसने सलाहकारों की सलाह को अनसुना कर दिया। देश भर में तूफानी प्रचार अभियान चलाया गया और 6 हफ्तों में ही इसे बंद करना पड़ा क्योंकि इसके निराशाजनक परिणाम मिले थे। समस्या यह थी, विज्ञापन एजेंसी के एग्जीक्यूटिव ने महंगे फ्यूज को अपनी नज़र से देखा। $75,000 हर साल कमाने वाले की नज़र से। वह आम आदमी की नज़र से इस फ्यूज को नहीं देख पाए जिसकी वार्षिक आमदनी 9,000 से $15,000 होती है। अगर उसने खुद को उनकी जगह पर रखा होता तो उसने इस सामान को आम जनता के बजाय उच्च आय वर्ग के लोगों में बेचने का लक्ष्य बनाया होता और तूफानी अभियान में इतना पैसा बर्बाद नहीं किया होता। जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हैं उनके नज़रिए से देखने की कला का विकसित करें। इसे करने से दूसरों को मदद मिलेगी। दूसरों के नज़रिए से अभ्यास करें। किसी को काम करने के बारे में निर्देश देना। अगर मैं काम पर दबा होता तो इस तरह के निर्देश से पूरी तरह समझ जाता कि मुझे क्या करना। दूसरा, विज्ञापन लिखना। अगर मैं आम खरीदार होता तो इस विज्ञापन के बारे में मेरी राय क्या होती। तीसरा, टेलीफोन मैनर्स। अगर मैं सामने वाले की जगह पर होता तो टेलीफोन पर मेरी आवाज़ और मेरे मैनर्स मुझे कैसे लगते। चौथा, तोहफा। क्या यह तोहफा मुझे पसंद है या यह तोहफा सामने वाले को पसंद आएगा। अक्सर दोनों में बहुत फ़र्क होता है। पाँचवा, जिस तरीके से मैं आदेश देता हूँ, जिस तरह के आदेश से मैं देता हूँ। अगर मैं कर्मचारी होता तो क्या उस जगह के आदेशों का खुशी खुशी पालन होता। बच्चों का अनुशासन। अगर मैं बच्चा होता तो उसकी उम्र, अनुभव और भावनाओं के लिहाज से इस अनुशासन के बारे में मेरी प्रतिक्रिया क्या होती। सातवां, अगर मेरी जगह सुपीरियर इस तरह के कपड़े पहनता तो मैं इसके बारे में क्या सोचता। आठवां, भाषण तैयार करना। श्रोताओं की पृष्ठभूमि और रुचियों को ध्यान में रखते हुए क्या मेरा ये वाक्य ठीक रहेगा। नौवां, मनोरंजन। अगर मैं अपने अतिथियों की जगह होता तो मैं किस तरह का भोजन, संगीत और मनोरंजन करता। दूसरों के नज़रिए से देखने के सिद्धांत को अमल में कैसे लाएं। पहला, सामने वाले की स्थिति का विचार करें। अपने आप को उसकी जगह रखकर देखें। याद रखें, आपकी और उसकी रुचियां, आमदनी, बुद्धि और पृष्ठभूमि में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। दूसरा,
अब खुद से पूछें, अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी इस पर क्या प्रतिक्रिया होती। चाहे आप उसे कुछ भी करवाना चाहते, अगर आप सामने वाले की जगह होते तो आपसे वह काम किस तरह करवाया जा सकता था, बस उसी तरीके का इस्तेमाल करें। लीडरशिप नियम नंबर 2, सोचें इस समस्या से निपटने का मानव तरीका क्या है। लीडरशिप का दूसरा तरीका है ठंडा मशीनी, मैं तो इस नियम की पुस्तक के हिसाब से चलता हूँ वाला तरीका। इस शैली से काम करने वाला व्यक्ति हर काम नियम की पुस्तक के हिसाब से करता है। वह ये नहीं समझ पाता कि हर नियम या नीति या योजना केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सामान्य प्रकरणों के लिए बना है। यह भावी लीडर इंसानों के लिए उसी तरह से व्यवहार करता है जैसे वे इंसान नहीं मशीन। और किसी भी व्यक्ति जो बात सबसे ज़्यादा बुरी लगती वह यह कि उसके साथ मशीन की तरह व्यवहार किया जाए। ठंडा मशीनी विशेषज्ञ के आदर्श कोच नहीं होता। जो मशीनें उसके नीचे काम करती हैं वे अपनी क्षमताओं का थोड़ा सा उपयोग भी कर पाती हैं। जो लोग लीडरशिप की बुलंदियों को छू लेते हैं वे तीसरी शैली का प्रयोग करते हैं, मानवीय बनने की शैली। जब कोई कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो जॉन को यह याद रहता था। जब नौकरी के बाहर उसके स्टाफ का कोई कर्मचारी उपलब्धि हासिल करता था तो जॉन को उसे बधाई देने का समय निकाल लेता था। परंतु जॉन की मानवीय बनने की फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबूत मिला जब उसने एक कर्मचारी को डिसमिस किया। जॉन के पहले बॉस ने एक कर्मचारी को नियुक्त किया था। उस कर्मचारी की तरह इस तरह के काम में रुचि नहीं थी, ना ही योग्यता थी। जॉन ने समस्या को बेहतरीन तरीके से सुलझाया। उसने कर्मचारी को ऑफिस में बुलाने का पारंपरिक तरीका इस्तेमाल नहीं किया, वह तरीका जिससे पहले तो उसे बुरी तरह खबर सुनाई जाए और बाद में उसे 15 या 20-30 दिन का समय दिया जाए। इसके बजाय उसने 2 अस्वाभाविक काम किए। पहली तो यह कि उसने कर्मचारी को समझाया कि वह कर्मचारी के हित में है और वह नौकरी छोड़ दे और कोई नौकरी ढूंढे जहां उसकी योग्यता और रुचि का उपयोग हो सकता हो। उसने कर्मचारी के साथ बैठकर एक प्रतिष्ठित रोजगार परामर्शदाता से सलाह लेने की योजना बनाई। इसके बाद उसने कुछ किया जो नियम की किसी पुस्तक में नहीं लिखा था। उसने दूसरी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से संपर्क किया जहां उस कर्मचारी की योग्यता काम आ सकती थी। उसने इंटरव्यू का इंतजाम भी करवा दिया। 18 दिन बाद ही उस कर्मचारी को बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई। डिसमिसल के इस तरीके से मुझे हैरत हुई और मैंने जॉन से पूछा कि उसने इस छोटी सी बात के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया। जॉन का जवाब था, मैंने एक पुरानी कहावत को अपने दिमाग में बिठा लिया, जो भी किसी व्यक्ति के नीचे काम करता है वह उसके संरक्षण में होता है। हमें पहले तो उस व्यक्ति को नौकरी पर रखना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वह उसके लायक नहीं था, परंतु जब हमने उसे नौकरी पर रख ही लिया तो हमारा यह फर्ज बनता था कि इसके बदले में उसे ढंग की नौकरी तो दिलवाते। जॉन ने आगे कहा, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को नौकरी पर रख सकता है, परंतु लीडरशिप का इम्तिहान इस बात से होता है कि आप किसी व्यक्ति को नौकरी से किस तरह हटाते हैं। उस कर्मचारी को अच्छी नौकरी दिलवाकर मैंने अपने डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति में जॉब सिक्योरिटी की भावना पैदा कर दी है। इस उदाहरण से ये जान गए हैं कि जहाँ तक वह यहाँ पर भी वे फुटपाथ पर नहीं जाएंगे। इस बारे में कोई गलतफहमी ना पाले। जॉन की मानवीय बनने की लीडरशिप के उसे बहुत अच्छे परिणाम मिले। जॉन की पीठ पीछे बुराई कभी नहीं हुई। उसे कर्मचारियों की पूरी वफादारी और सहयोग मिला। उसे अधिकतम जॉब सिक्योरिटी इसलिए मिली क्योंकि उसने अपने अधीनस्थों को अधिकतम जॉब सिक्योरिटी दी। 15 साल में एक व्यक्ति को जानता हूं जिसे मैं बॉब डब्ल्यू का नाम देना चाहूँगा। बॉब की उम्र 50-60 के बीच है। उसने अपने दम पर सफलता हासिल की क्योंकि उसकी शिक्षा ज़्यादा नहीं थी और उसके पास पैसा भी नहीं था, इसलिए उसकी नौकरी 1931 में छूट गई। परंतु वह हमेशा संघर्षशील था, इसलिए उसने चुपचाप बैठे रहने के बजाय अपने गैरेज में एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान शुरू की। कड़ी मेहनत के बाद उसका बिजनेस जम गया और आज बॉब आधुनिक फर्नीचर निर्माता है और उसके कारखाने में 300 से ज़्यादा कारीगर काम करते हैं। आज बॉब मिलेनियर है और पैसे और भौतिक चीज़ों की चिंता खत्म हो गई, परंतु बॉब दूसरे से भी अमीर है। वह दोस्तों संतुष्टि और संतोष के लिहाज से भी लखपति है। मानवीय शैली से लीडर बनने के 2 तरीके हैं। पहला,
हर बार जब भी आप लोगों संबंधित किसी मुश्किल मसले का सामना करें तो खुद से पूछें, इससे निपटने का मानव तरीका क्या है। जब आप अपने अधीनस्थों में असहमति हो या जब कोई कर्मचारी समस्या खड़ी कर रहा हो तो इस पर सोचें। बाप की गलतियां सुधारने के फार्मूले को याद रखें। कटुता को टांगे, व्यंग्य से परहेज करें। लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। लोगों को उनकी और दूसरों की नज़र से न गिराएं। खुद से पूछें, लोगों के साथ निपटने का मानवीय तरीका क्या है। इससे हमेशा लाभ होता है, कई बार जल्दी, कई बार देर से, पर लाभ हमेशा होता है। मानवीय बनने के नियम से लाभ लेने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपने काम से यह जताएं कि आपके लिए लोग महत्वपूर्ण हैं। अपने मातहतों की नौकरी के बाहर की उपलब्धियों में रुचि दिखाएं। हर एक के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करें। अपने आप को याद दिलाएं कि जीवन का मुख्य लक्ष्य इसका आनंद लेना है। यह सामान्य सा सिद्धांत है कि आप किसी व्यक्ति में जितनी अधिक रुचि लेंगे वह आपके लिए उतना ही मन लगाकर काम करेगा, और जब वह मन लगाकर काम करेगा तो उससे आप और बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे। जब भी मौका मिले अपने सुपरवाइज़र से अपने अधीनस्थों की तारीफ़ करें। यह एक पुरानी अमेरिकी परंपरा है कि छोटे आदमी की तरह अपने वाले व्यक्ति को हमेशा प्रशंसा की नज़रों से देखा जाए। अपने अधीनस्थ अपनी तारीफ से खुश होंगे और आपके प्रति उनकी वफादारी भी बढ़ जाएगी। और इस बात से न डरें कि इससे आपके सुपरवाइज़र की नज़रों में आपका महत्व कम हो जाएगा। जिस व्यक्ति का दिल जितना बड़ा हो, जिसका व्यवहार इतना विनम्र हो, वह उस व्यक्ति से ज़्यादा आत्मविश्वासी लगता है जो असुरक्षा के भाव से भरकर अपनी उपलब्धियों की सेखी बघाड़ता रहता है। थोड़ी सी विनम्रता बहुत काम आती है। जब भी मौका मिले अपने अधीनस्थों की व्यक्तिगत रूप से तारीफ करें। उनके सहयोग के लिए उनकी तारीफ करें। हर अतिरिक्त प्रयास के लिए उनकी तारीफ करें। तारीफ ही वह सबसे बड़ा एकमात्र प्रोत्साहन होता है जो आप उन्हें दे सकते हैं, और इसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता। इसके अलावा गुप्त मतदान से कई सशक्त और जाने माने उम्मीदवारों को भी धराशायी कर दिया है। जब आप कभी नहीं जानते कि कब आपके अधीनस्थ आपके काम आएंगे और आपको किसी अप्रिय स्थिति से बचा लेंगे। लोगों की तारीफ करने का अभ्यास करें। सही तरीके से लोगों में व्यवहार करें, मानवीय बने। लीडरशिप नियम नंबर 3, प्रकृति के बारे में सोचें, प्रकृति के बारे में विश्वास करें और प्रकृति के लिए कोशिश करें। जब कोई आपके बारे में कहता है वह प्रकृति में विश्वास करता है, वही व्यक्ति इस काम के लिए ठीक रहेगा, तो आपकी इससे बड़ी तारीफ नहीं हो सकती। हर क्षेत्र में प्रमोशन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो प्रकृति में विश्वास करते हैं और प्रकृति के लिए प्रयास करते हैं। सच्चे लीडर्स बहुत कम होते हैं। यथास्थिति में विश्वास रखने वाले लोग, जैसा भी चल रहा है ठीक है, हम इसमें कोई हेर फेर नहीं करना चाहते। हमेशा प्रगतिशील व्यक्तियों में से सुधार की बहुत गुंजाइश है, इसलिए हम इसे सुधारने की कोशिश करें। बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। लीडर्स के समूह में शामिल हों। अपनी नज़र हमेशा आगे की तरफ रखें। प्रगतिशील नज़रिया विकसित करने के लिए आप 2 खास चीज़ें कर सकते हैं। पहला, जो भी काम आप करें उसमें सुधार के बारे में सोचें। दूसरा, जो भी काम आप करें उसमें आप ऊंचे स्तर रखें। कई महीने एक मध्यम आकार की कंपनी के प्रेसिडेंट ने मुझसे एक महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए कहा। इस एग्जीक्यूटिव ने अपना बिजनेस खुद बनाया था और वह सेल्स मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। अब जबकि उसके यहाँ 7 सेल्समैन काम कर रहे थे, उसने यह फैसला किया कि अब वह खुद सेल्स मैनेजर का काम छोड़ देगा और किसी सेल्समैन को सेल्स मैनेजर के पद पर प्रमोशन दे देगा। उसने इस काम के लिए 3 सेल्समैनों को छांटा था जो अनुभव और सेल्समैन लगभग बराबर थे। मेरा काम था हर व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना और यह फैसला करना कि क्या वह व्यक्ति इस समूह का लीडर बनने के काबिल है। हर सेल्समैन को बता दिया गया कि एक सलाहकार आकर मार्केटिंग प्रोग्राम के बारे में उनसे चर्चा करेगा। जाहिर है कि उन्हें स्पष्ट कारणों से ये नहीं बताया गया था कि मेरी चर्चा का असली उद्देश्य क्या था। 2 लोगों ने लगभग एक ही तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की। दोनों ही मेरे साथ असहज हो गए। दोनों को ही यह एहसास हो गया था कि मैं वहाँ पर कुछ बदलने की फिराक में था। दोनों ही सेल्समैन यथास्थिति के सच्चे रक्षक थे।
दोनों का ही कहना था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि किस तरह उनके क्षेत्रों का बंटवारा हुआ है। उनके सेल्स प्रमोशन मटेरियल कंप्लेक्शन प्रोग्राम के बारे में बात की। मार्केटिंग के हर पहलू पर उन्होंने यही कहा, सब कुछ बढ़िया है। कुछ खास मुद्दों पर इन दोनों व्यक्तियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति नीति में बदलाव क्यों नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में दोनों ही व्यक्ति चाहते थे कि स्थितियां जैसी की तैसी बनी रहे। एक व्यक्ति ने जब मुझे मेरे होटल में उतारा तो उसने चलते चलते कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि आपने आज मेरे साथ दिन क्यों गुजारा, परंतु मेरी तरफ से आप मिस्टर एम को बता देना कि जैसा भी है सब कुछ बढ़िया है, किसी भी चीज़ को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा सेल्समैन इनसे अलग था। वह कंपनी से खुश था और उसे इसकी प्रगति पर नाज था, परंतु वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह सुधार चाहता था। पूरे दिन यह तीसरा सेल्समैन मुझे यह बताता रहा कि नया बिजनेस कैसे हासिल किया जा सकता है, ग्राहकों को बेहतर सेवा कैसे दी जा सकती है, समय की बर्बादी कैसे कम की जा सकती है, कंप्लीशन प्लान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है तथा वह खुद और कंपनी इससे किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं। उसने एक नए विज्ञापन अभियान की योजना भी बनाई थी, जिसकी रूपरेखा उसने मुझे बताई। जब मैं वहाँ से रवाना हुआ तो उसने चलते चलते कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने विचार किसी को बता सका। हमारी कंपनी अच्छी है और मुझे लगता है कि हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। जाहिर है कि मेरी अनुशंसा तीसरे व्यक्ति के लिए थी। यह एक ऐसी अनुशंसा थी जो कंपनी के प्रेसिडेंट की भावनाओं के अनुरूप थी। प्रकृति, कार्यकुशलता, नए उत्पाद, नई प्रक्रियाओं, बेहतर प्रशिक्षण और बड़ी समृद्धि में विश्वास करें और आप लीडर बन जाएंगे। पहले 7 बच्चे राक्षसों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे थे और अगले साल वही बच्चे देवताओं की तरह व्यवहार क्यों करने लगे? फर्क उनके लीडर का यानी उनके टीचर का था। ईमानदारी से कहा जाए तो हम शरारतों के लिए बच्चों को दोष नहीं दे सकते। यह टीचर की गलती थी जो वह सही दिशा में बच्चों का नेतृत्व नहीं कर पाई। हम इसी तरह का व्यवहार हर दिन वयस्कों के समूह से भी देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेनापतियों ने सबसे ज़्यादा हौसला उन टुकड़ियों में नहीं पाया जिनके कप्तान बेफिक्र, निश्चित या निरुत्साही थे। सबसे अच्छी टुकड़ियां थी जहां कप्तान खुद ऊंचे मापदंडों पर चलना चाहते थे और उनका पालन करना चाहते थे। मिलिट्री में ऐसे अफसरों को सम्मान नहीं मिला जिनके मापदंड नीचे होते हैं। कॉलेज के विद्यार्थी भी अपने प्रोफेसरों के उदाहरण से ही सीखते हैं। एक प्रोफेसर की क्लास में वे बंक मार देते हैं, नकल करते हैं और बिना पढ़े अच्छे नंबर लाने के येन केन प्रकार प्रयास करते हैं, परंतु दूसरे प्रोफेसर की क्लास में यही विद्यार्थी विषय में दक्षता हासिल करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने को संघर्ष तैयार रहते हैं। बिजनेस में भी हमें यही देखने को मिलता है। कर्मचारी अपने मालिक के उदाहरण से सीखते हैं। कर्मचारियों को किसी समूह को करीब से देखें, उनकी आदतों, हाव भाव, कंपनी के प्रति उनके रवैये, उनकी नैतिकता, उनके आत्मनियंत्रण पर गौर करें। फिर उनके बॉस के साथ उनके व्यवहार की तुलना करें। आप पाएंगे कि दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। हर साल कई कंपनियों में जो अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं कुछ परिवर्तन करती हैं, और वे ऐसा किस तरह करती हैं? वे सबसे पहले ऊपर के लोगों को बदलती हैं। कंपनियां और कॉलेज, चर्च, क्लब, यूनियन व सभी तरह के संगठन ऊपर से नीचे की तरफ सफलता से पुनः गठित होते हैं, न कि नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर के लोगों की मानसिकता बदल लें और अपने आप नीचे के लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। इसे याद रखें, जब आप किसी समूह के लीडर बनते हैं तो उस समूह के लोग तत्काल आपके आदर्श या उदाहरण के हिसाब से चलने लगते हैं। यह पहले कुछ सप्ताहों में साफ दिखता है। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह होती कि वे किस तरह आपकी असलियत जानें, किस तरह यह पता करें कि आप उनसे क्या चाहते हैं। वे आपकी हर गतिविधि को पूरे ध्यान से देखते हैं। वे सोचते हैं वह व्यक्ति मुझे कितने ढील देगा, यह काम को किस तरह करवाना चाहता है, यह किस चीज़ से खुश होता है, अगर मैं यह काम करूं तो वह क्या कहेगा। और जब वे इन सवालों के जवाब जान लेते हैं तो फिर वे उसी अनुसार काम करने लगते हैं। उस आदर्श का ध्यान रखें जो आप प्रस्तुत करते हैं। इस पुराने परंतु हमेशा सच्चे छंद को अपना मार्गदर्शक बनाएं। यह दुनिया किस तरह की दुनिया होती
अगर इसमें रहने वाला हर इंसान बिल्कुल मेरी तरह होता। इस कहावत में अर्थ बनाने के लिए आप दुनिया की जगह कंपनी शब्द फिट कर लें। और अब यह छंद इस तरह से हो गया, यह कंपनी किस तरह की कंपनी होती अगर इसमें रहने वाला हर इंसान बिल्कुल मेरी तरह होता। इसी तरह आप खुद से पूछिए कि अगर हर इंसान आप ही के जैसा हो जाए तो वह क्लब, समुदाय, स्कूल या चर्च कैसा होगा। आप अपने अधीनस्थों से जिस तरह की सोच चाहते हैं वैसा सोचें, जैसी चर्चा चाहते हैं वैसी चर्चा करें, जैसा काम चाहते हैं वैसे काम करें, जैसी जीवन शैली चाहते हैं वैसी जीवन शैली जिएं। लंबे समय तक साथ रहने के बाद अधीनस्थ अपने बॉस की कार्बन कॉपी बन जाते हैं। उच्च कोटि की सफलता के लिए जरूरी है कि मास्टर कॉपी डुप्लीकेट करने काबिल होनी चाहिए। क्या मैं प्रगतिशील चिंतक हूँ? चेकलिस्ट ए। क्या मैं अपने काम धंधे के बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूँ? पहला, क्या आप अपने काम के बारे में मेरा नजरिया यह रहता मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। दूसरा, क्या मैं हर मौके पर अपनी कंपनी के लोगों या अपनी कंपनी के सामान की तारीफ करता हूँ। तीसरा, क्या 3 या 6 महीने पहले मेरे प्रदर्शन के बारे में मेरी जो राय थी आज मेरी राय पहले से बेहतर है, संख्या के संदर्भ में भी और गुणवत्ता के संदर्भ में भी। चौथा, क्या मैं अपने अधीनस्थों, सहयोगियों और साथी कर्मचारियों के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। बी, क्या मैं अपने परिवार के बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूँ। पहला, कन्या, मेरा परिवार आज से 3-6 महीने पहले से ज़्यादा खुश है। दूसरा, क्या मैं अपने परिवार के जीवन स्तर को सुधारने की योजना पर चल रहा हूँ। तीसरा, क्या मेरे परिवार के लिए घर के बाहर रोचक गतिविधियों की बहुतायत है। चौथा, क्या मैं अपने बच्चों के सामने एक प्रकृति के समर्थक व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। सी, क्या मैं अपने बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूँ। पहला, क्या मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं आज से 3 या 6 महीने पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान बन गया हूँ। दूसरा, क्या मैं दूसरों की नज़र बढ़ाने के लिए सुनियोजित क्या अपना महत्व आत्म सुधार कार्यक्रम पर चल रहा हूँ। तीसरा, क्या मेरे पास 5 वर्ष आगे के भविष्य के लक्ष्य देखने की दृष्टि है। चौथा, क्या मैं उस संस्थान या समूह की ताकत हूँ जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। डी, क्या मैं अपने समाज के बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूँ। पहला, मैंने पिछले 6 महीनों में अपने समाज, अपने आस पड़ोस, चर्च, स्कूल इत्यादि को सुधारने के लिए क्या किया है। दूसरा, क्या मैं अपने समुदाय को सुधारने के लिए सचमुच प्रयास करता हूँ या सिर्फ मैं अपनी आपत्तियाँ उठाता हूँ, आलोचना करता हूँ और शिकायत करता हूँ। तीसरा, क्या मैंने अपने समुदाय में सुधार के लिए कभी किसी चीज़ का बीड़ा उठाया है। चौथा, क्या मैं अपने पड़ोसियों और बाकी लोगों की तारीफ करता हूँ। लीडरशिप बनने का चौथा नियम, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें और चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। हमें आमतौर पर यह लगता है कि लीडर्स बेहद व्यस्त लोग होते हैं और वे सचमुच व्यस्त होते हैं। लीडर्स को काम से घिरे रहना पड़ता है, परंतु जिस बात पर सामान्य और तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता वह यह है कि लीडर्स अकेले में भी काफ़ी समय बिताते हैं और इस खाली समय में सोचने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। महान धार्मिक लीडर्स की जीवनियों को पढ़ें और आप पाएंगे कि सभी ने एकांत में काफ़ी समय चिंतन किया। मोजेस काफ़ी समय एकांत में रहे, कई बार तो बहुत लंबे समय तक। ईसा मसीह, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद गांधी के बारे में भी यही सच है। इतिहास के हर प्रसिद्ध धार्मिक लीडर ने जीवन की बाधाओं से दूर अपना काफ़ी समय एकांत चिंतन में गुजारा है। इसी तरह राजनीतिक लीडर्स जिन्होंने इतिहास पर अपनी अच्छी या बुरी छाप छोड़ी है एकांत में चिंतन किया करते थे। अगर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पोलियो की बीमारी के बाद एकांत नहीं मिला होता तो क्या उनमें कभी असामान्य लीडरशिप की योग्यता विकसित हो पाती? यह एक रोचक प्रश्न है। हैरी ट्रूमैन ने भी बचपन और वयस्कता का अधिकांश समय मसूरी फार्म में एकांत में बिताया था। अगर हिटलर को जेल में एकांत नसीब नहीं हुआ तो शायद उसे सत्ता भी नहीं मिल पाती। जेल में ही उसे मीन काल लिखने का समय मिला, जिसमें दुनिया को जीतने की जबरदस्त योजना थी और जिसने जर्मनी की पूरी जनता को कुछ समय के लिए अंधा कर दिया था। साम्यवाद के कूटनीतिक रूप से चतुर कई लीडर्स, लेनिन, स्टालिन, मार्क्स और अन्य भी काफ़ी समय तक जेल में रहे ताकि बिना किसी बाहरी चिंता के वे अपनी भावी योजनाएं बना सकें।
बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अपने प्रोफेसरों से हर सप्ताह सिर्फ 5 घंटे का लेक्चर दिलवाती है ताकि बाकी समय प्रोफेसर के पास सोचने का समय हो। कई प्रसिद्ध बिजनेस हस्तियां दिन भर सहयोगियों, सेक्रेटरियों, टेलीफोनों और रिपोर्टों की व्यवस्था में घिरे रहते हैं, परंतु आप उनके जीवन के हर सप्ताह 168 घंटे देखें और हर महीने 720 घंटे देखें तो आपको ये आश्चर्यजनक होगा कि वे काफ़ी समय एकांत चिंतन में गुजारते हैं। मुद्दे की बात यह है, किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति अपने आप से बात करने के लिए समय निकालता है। एकांत में लीडर समस्या के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उसका हल खोजते हैं, योजना बनाते हैं और एक वाक्यांश में कहा जाए तो सुपर थिंकिंग करते हैं। कई लोग अपनी रचनात्मक लीडरशिप की क्षमता का इसलिए दोहन नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने अलावा हर इंसान से बातें कर लेते हैं। आप भी किसी ऐसे ही व्यक्ति को जानते होंगे। यह व्यक्ति कोशिश करता है कि जब वह अकेला न रहे, वह लोगों से घिरा रहने की लगातार कोशिश करता है। वह अपने ऑफिस में अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वह दूसरे लोगों के साथ जबरन जाता है। शाम को भी जब वह अकेले समय शायद ही गुजारता हो, वह हर घड़ी किसी से बात करने की ज़रूरत महसूस करता है। वह गपशप में काफ़ी समय बर्बाद करता है। जब ऐसे व्यक्ति को परिस्थितियाँ शारीरिक रूप से अकेले रहना पड़ता है तो वह ऐसे तरीके ढूंढ लेता है जिससे वह मानसिक रूप से अकेला न रहे। ऐसे समय में वह टेलीफोन, अखबार, रेडियो, टेलीफोन या किसी और ऐसे ही यंत्र का सहारा लेता है जो उसके चिंतन को खत्म कर दे। वास्तव में वह यह कहता है, मिस्टर टीवी, मिस्टर अखबार, मेरे दिमाग को भर दो, मैं अपने विचारों को सामना करने से घबराता हूँ। मिस्टर, मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता। स्वतंत्र विचार से दूर भागते हैं, वे अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद रखते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से वे अपने खुद के विचारों से डरे रहते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, मिस्टर मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता लगातार उथले होते जाते हैं। वे कई गलत काम भी कर देते हैं। एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में मैंने 13 विद्यार्थियों को 2 सप्ताह तक हर दिन 1 घंटे तक एकांत में रहने के लिए कहा। विद्यार्थियों ने कहा कि वे सारी बाधाओं से दूर बिल्कुल एकांत में किसी भी घटना के बारे में रचनात्मक रूप से सोचे। 2 सप्ताह बाद हर विद्यार्थी ने बिना किसी अपवाद के यह बताया कि यह अनुभव बहुत ही व्यवहारिक और सफल रहा। एक व्यक्ति ने बताया कि एकांत में प्रयोग के पहले उसका अपनी कंपनी के अधिकारी से मतभेद हो गया था और वह उसके साथ युद्ध करने के मूड में आ गया था, परंतु स्पष्ट चिंतन के बाद उसने समस्या का स्रोत खोज लिया और उसका हल भी। बाकी लोगों ने बताया कि उन्होंने कई समस्याओं को हल ढूंढ लिया, जिनमें नौकरियां बदलने, शादी की कठिनाइयां, घर खरीदने और बच्चों के लिए अच्छा कॉलेज चुनने की समस्या शामिल थी। विद्यार्थियों ने ऐसा कुछ और खोज लिया जो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने पाया कि एकांत में लिए गए निर्णय और निष्कर्ष न जाने क्यों 100% सही होते हैं। विद्यार्थियों ने पाया कि जब कोहरा छट जाता है तो सही निर्णय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। आप इस समय का इस्तेमाल 2 तरीके से कर सकते हैं, किसी दिशा में चिंतन या दिशाहीन चिंतन। किसी दिशा में चिंतन करने के लिए अपनी किसी महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करें। एकांत में समस्या का निरपेक्ष ढंग से सोचें और इससे आपको सही जवाब मिल जाएगा। दिशाहीन चिंतन करने के लिए आप अपने दिमाग को अपने आप जो चाहें सोचने दें। इन क्षणों में आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके मेमोरी बैंक का दोहन करता है, जो आपके चेतन मस्तिष्क का पोषण करता है। दिशाहीन चिंतन आत्म मूल्यांकन करने में बहुत सहायक होता है। यह आपको बहुत मूलभूत विषयों तक ले जाता है। याद रखें, लीडर का मुख्य काम है सोचना और लीडरशिप की सर्वश्रेष्ठ तैयारी है चिंतन। हर दिन को समय एकांत चिंतन के लिए निकालें और आप सफल चिंतन की राह पर हैं। संक्षेप, ज़्यादा प्रभावी लीडर बनने की 4 लीडरशिप सिद्धांतों को अमल बनाएं। पहला, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। दूसरा, दूसरों के साथ व्यवहार में मानवीय बने, नियमों को अमल में लाएं। खुद से पूछें, इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। आप जो भी करें उससे यह दिखाना चाहिए कि आपकी नज़र में लोग सबसे पहले आते हैं। तीसरा, प्रकृति के बारे में सोचें, प्रकृति के बारे में विश्वास करें और प्रकृति के लिए कोशिश करें। यह सुनिश्चित कर लें कि मास्टर कॉपी डुप्लीकेट करने का काबिल है। ये संकल्प करें, धर्म में, नौकरी में, सामाजिक जीवन में मैं प्रकृति के लिए प्रयास करूँगा। चौथा, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें, अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें
उसी चिंतन तकनीक का प्रयोग करें जिसका प्रयोग सभी महान लीडर्स करते हैं। अपने आप से अकेले में बात करें, जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में बड़ी सोच के बड़े जादू का प्रयोग कैसे करें। बड़ा सोचने में जादुई ताकत है, परंतु भूलना कितना आसान होता है। जब भी आपके सामने मुश्किल आएगी, यह खतरा रहेगी आपकी सोच सिकुड़ जाए, आकार में छोटी हो जाए, ओछी हो जाए, और जब ऐसा होता है तो आप हार जाते हैं। नीचे कुछ संक्षिप्त मार्गदर्शन सिद्धांत दिए गए जो आपको तब भी महान बने रहने में मदद करेंगे जब आपके लिए सामने ओझा सोचने के लिए प्रलोभन मौजूद हो। शायद आप इन सिद्धांत को छोटे छोटे कार्डों पर लिखकर अपने आप पास रखना चाहें। पहला, जब छोटे लोग आपको नीचा दिखाना चाहें तो बड़ा सोचें। निश्चित रूप से दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो आप चाहते हैं कि आप हार जाएं, आपके जीवन में दुर्भाग्य आ जाए, आपको डांट पड़ जाए, परंतु ये लोग आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि आप ये 3 बातें याद रखें। अगर आप घटिया लोगों से लड़ने से इनकार करते तो आप जीत जाएं। ओछे लोगों से लड़ने से आपका आकार छोटा हो जाता है, इसलिए महान बने रहें। दूसरा, पीठ पीछे बुराई का बुरा ना माने, यह तो आपके विकसित और आपकी प्रकृति का सबूत है। तीसरा, याद रखें कि पीठ पीछे बुराई करने वाले मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होते हैं। महान बने रहें, उनके प्रति सहानुभूति रखें, अपनी सोच को इतना बड़ा रखें कि ओछे लोगों के हमलों का आप पर कोई असर ना हो। बी, जब आपको यह लगे मेरे पास एक काबिलियत नहीं है जो मैं इससे सफल हो सकूं, तो बड़ा सोचें। याद रखें, अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो आप कमज़ोर बन जाते हैं। अगर आप खुद को अक्षम समझते हैं तो आप अक्षम बन जाते हैं। अगर आप खुद को सेकंड क्लास समझते हैं तो आप सेकंड क्लास बन जाते हैं। इन नियमों को आप प्रयोग में करके खुद को सस्ते दामों पर बेचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को काबू में रखें। महत्वपूर्ण दिखें। आप बाहर से कैसे दिखते हैं, इस बात का काफ़ी संबंध इस बात से होता है कि आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। अपने गुणों, अपनी काबिलियत पर ध्यान केंद्रित करें। खुद को हौसला दिलाने वाले कार्यक्रम का प्रयोग करें। अपने आप को सुपर चार्ज करना सीखें। अपने सकारात्मक पहलू को जानें। तीसरा, लोगों के बारे में सही नज़रिया रखें। सामने वाला भी इंसान ही है, इसलिए उनसे डरने की क्या ज़रूरत है। क्या सचमुच कितने अच्छे हैं, ये देखने के लिए बड़ा सोचें। जब बहस या लड़ाई से आप बच ना सकें तो बड़ा सोचें। बहस करने और लड़ने के प्रलोभन का इस तरह सफल प्रतिरोध करें। खुद से पूछें, क्या यह चीज़ वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसके बारे में बहस की जाए। दूसरा, खुद को याद दिलाएं कि आप बहस में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप हमेशा कुछ ना कुछ खो देते हैं। इतना बड़ा सोचें कि आप यह जान लें कि लड़ाई, झगड़े और इसी तरह की फालतू बातों से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। डी, जब आप पराजित महसूस करें तो बड़ा सोचें। बिना मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं है, परंतु बिना हारे बाकी ज़िंदगी गुजार देना संभव है। महान चिंतक पराजयों का सामना इस तरह करते हैं। पहला, पराजय को एक सबक के रूप में लें, इससे सीखें, इसका विश्लेषण करें। आगे बढ़ने के लिए पराजय को प्रेरणा बनाएं। हर पराजय से कुछ ना कुछ बचा लो। दूसरा, जुटे रहने के लिए साथ प्रतिरूपता को जोड़ दें। इतना बड़ा सोचें कि आप देख सकें कि हार एक मानसिक अवस्था है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ई, जब रोमांच खत्म होने लगे तो बड़ा सोचें। नकारात्मक ओछी सोची, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं भी इसका बदला लूँगा। रोमांच की हत्या कर देती है और उसे प्रेम को नष्ट कर देती है। जो आपके और आपके प्रेमिका या आपके प्रेमी के बीच है, जब में गड़बड़ हो तो यह करें। जिस व्यक्ति का प्रेम हासिल करना चाहते हो, आप उसके अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी को आप वहीं रखें जो उसकी जगह है दूसरे नंबर पर। अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास करें। विवाह के आनंद का रहस्य खोजने के लिए बड़ा सोचें। एफ, जब आपको लगे कि काम धंधे में प्रकृति कम हो रही तो बड़ा सोचें मैं इससे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। सर्वश्रेष्ठ काम करना मेरे लिए संभव है। हर काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जब आप सोचते हैं मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ तो आप इसको बेहतर तरीके मिल जाते हैं। इतना बड़ा सोचें कि आप यह देख सके कि अगर आप सेवा भाव को पहले नंबर पर रखेंगे तो पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। क्यों, विलियस साइरस के शब्दों में,
बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिमाग का मालिक होता है और मूर्ख इसका गुलाम।